स्वागत है साथियों आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल प्रोफेसर की क्लास पे। दोस्तों अब ज्ञान गंगा जो है वो प्रोफेसर की क्लास बन गया है। वो नाम काफ़ी लोग यूज़ कर रहे थे। आप लोगों में से काफ़ी लोगों का कॉल आया कि भाई हमने नाम क्यों चेंज किया, मैसेज किया कुछ लोगों ने, तो ये इतना अच्छा नाम था आपने क्यों नाम चेंज किया। तो दोस्तों ये नाम ऑलरेडी काफ़ी सारे लोग यूज़ कर रहे थे, है ना। बहुत सारे लोग इस नाम को ऑलरेडी यूज़ कर रहे थे। तो मैं इस वजह से मुझे ये नाम को मतलब हटाना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मतलब मेरे ऊपर भी वो आरोप लगे, है ना। किसी का नाम यूज़ करना, किसी का आविष्कार यूज़ करना, किसी की कॉपी करना, ये सारे नैतिकता के विरुद्ध होते हैं, ठीक है ना। हम जो भी पीएचडी का स्टूडेंट है या जो भी रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ा है जिसने पेपर 1 में, नेट जेआरएफ के पेपर 1 में, तो वो जानता है कि भाई ये जो होता है ना, ये प्लेगरिज्म, कॉपी करना, ये क्या है, ये अपराध है, ठीक है ना। ये साहित्य में अपराध है। साहित्य की चोरी हो गई या किसी भी तरह का कॉपी करना, तो वो काम मैं नहीं कर सकता। तो इस नाम को मुझे त्यागना पड़ गया और अब है मेरा प्रोफेसर की क्लास, प्रोफेसर की क्लास, ठीक है ना। तो ये नाम है, आप इसी नाम से ही ये मेरा चैनल जाना जाएगा। तो दोस्तों चलिए, ये तो मैंने आपको बताया कि भाई क्यों मैंने अपना नाम इसका नाम चेंज किया, अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट और चैनल का नाम। दोस्तों हमने उपागम में यथार्थवादी उपागम हो गया, आदर्शवादी उपागम हो गया, हमने आपका व्यवस्था सिद्धांत को समझा, हमने हित की अवधारणा समझी, राष्ट्रीय हित क्या है, राष्ट्रीय शक्ति क्या है, उसके बारे में अच्छे से चर्चा की, ठीक है ना। और आज हम पढ़ेंगे युद्ध, वार क्या है ना। युद्ध युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट रखता है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में युद्ध बहुत महत्व रखता है, ठीक है। तो आज हम युद्ध को समझेंगे कि भाई युद्ध क्या चीज़ है। और दोस्तों मेरा आप में से जो भी बच्चे नेट की तैयारी कर रहे हैं, सेट की तैयारी कर रहे हैं, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना, टीजीटी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और बीए में हैं, पोल साइंस कर रहे हैं, पोल साइंस है ना सब्जेक्ट है उनके पास, एमए में उनके पास पोल साइंस सब्जेक्ट है ना। इसके अलावा जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कर रहे हैं आप, कॉम्पिटिटिव, है ना। और अगर उसके अंदर पॉलिटिकल है, ठीक है ना, पॉलिटिकल है तो फिर तो ठीक है, फिर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, ठीक है ना। लेकिन अगर आप इनमें से कोई भी नहीं है, तो फिर आपके मतलब का नहीं है ये वीडियो, आप अपना टाइम बेकार करेंगे। तो आप जा सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप ये नेट सेट जेआरएफ पीजीटी बीए एमए और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए सही है, ये वीडियो आपके काम आएगी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उसके अलावा मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि भाई मैं आप लोगों के लिए पूरा का पूरा इंटरनेशनल थ्योरी एंड रिलेशन का पूरा ये पूरी यूनिट फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा। क्या ये पूरी यूनिट फ्री ऑफ कॉस्ट करवाऊंगा यहीं अपने यूट्यूब चैनल पे, ठीक है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है। उसके अलावा एमसीक्यू होंगे, पीवाईक्यू होगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर कोई डाउट है तो उस डाउट को भी हम क्लियर करेंगे। नोट्स मैं आपको दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना। यहीं पे आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, http/ दो बार आ जाएगा, उसके बाद t.me और फिर इसके बाद ज्ञान गंगा नेट जेआरएफ। आप यहाँ पे, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसमें ऐड हो जाइए। तो मैं वो यहाँ पे जो भी अपडेट्स होंगे, जो भी जानकारी होगी, सब यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा, ठीक है ना। ये नोट्स भी, पीवाईक्यू एमसीक्यू सब कुछ वहीं पे मिलेगा आपको, ठीक है। तो दोस्तों आप ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। और एक छोटा सा हमने अपने आप को कार्य दिया है। मेरा कार्य तो है आपका ये पूरी की पूरी यूनिट करवाना, ठीक है ना, इंटरनेशनल थ्योरी एंड रिलेशन, ठीक है ना। ये वाली पूरी यूनिट में करवाना मेरा काम है। आप लोगों का काम है कि 500+ सब्सक्राइबर करना है, ठीक है ना। आप लोगों को यहाँ तक पहुँचाना है। अभी हमारे पास 2 to 5 इतने सब्सक्राइबर हैं।
है ना। इसमें ऐसा नहीं है कि मेरे को बहुत ज़्यादा पैसा तो खैर मिलेगा ही नहीं, पैसा तो छोड़ दो, पैसा बहुत कोई बड़ा यूट्यूबर होता है जिसके दिन में कम से कम 12 से 13 आवर्स है ना, आवर्स अगर उसके वॉच हैं, इतने वॉच हैं तो फिर मिलेगा, अदरवाइज आपको ठेंगा मिलेगा, ठेंगा मिलेगा, ठीक है ना। तो दोस्तों आप ये ना समझिए कि मतलब मैं किसी लालच के लिए बोल रहा हूँ। दोस्तों 1000 सब्सक्राइबर जैसे ही होंगे ना, 1000+ सब्सक्राइबर होते ही क्या होगा कि लाइव ऑप्शन चालू हो जाएगा। लाइव क्लास में दे सकता हूँ, फिर लाइव क्लास में दे सकता हूँ। तो ये लाइव क्लास का मुझे लालच है, ठीक है ना। लाइव क्लास में क्या होगा कि आप भी लाइव क्लास देख रहे होंगे, तो अगर आपको कोई डाउट है या कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कुछ मेरे से छूट रहा है, तो आप मुझे क्या कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये लाइव क्लास का अपना एक अलग मजा होता है, ठीक है ना। मैं आपका CSJMU छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के अंदर में PhD स्कॉलर हूँ, ठीक है ना, स्कॉलर हूँ। और वहीं पे मैं MA के बच्चे हो गए और आपका BA के बच्चे, उनको पढ़ाता भी हूँ, ठीक है ना। तो वहाँ पे तो मैं ऑफलाइन क्लास पढ़ाता हूँ, आमने सामने बच्चे होते हैं, पूछते हैं, आपस में कोई समझ में नहीं आता या उनके पास कोई जानकारी होती है तो वो मुझे बताते हैं। तो क्या होता है कि एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, ठीक है ना, मज़ा आता है, ठीक है। तो आपको ये क्या करना है कि ये 500 वाला जो ये टारगेट है ना, ये आपको करना है। इससे क्या होगा कि मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है ना, और मैं और अच्छे और मेहनत करूँगा आप लोगों के लिए। चलिए दोस्तों चालू करते हैं, ये जो वॉर वाला कॉन्सेप्ट है इसको समझते हैं। अब ये इसका युद्ध का अर्थ क्या है, कुछ लोगों ने परिभाषा दी है, हम परिभाषा के भी परिप्रेक्ष्य में एक बार नजर रखते हैं क्या है। हॉल ने इसका स्वरूप बताते हुए कहा है, ये हॉल एक विद्वान है, राज्यों के मध्य मतभेद इतने अधिक बढ़ जाते हैं, मतलब राज्यों के बीच में मतभेद का मतलब होता है कि उनका उसका मत कुछ और होगा, मेरा मत कुछ और होगा। मत का मतलब क्या है, विचार, कि उसका विचार कुछ और होगा, हमारा विचार कुछ होगा। जैसे कि आप देखते हैं जो पश्चिमी कंट्री हैं, चाहे अमेरिका हो गया चाहे यूरोपीय कंट्री हो गए, उनकी पूंजीवादी नीति है, ठीक है ना, पूंजीवादी नीति है, ठीक है ना, उदारवादी नीति है, लोकतांत्रिक है। लेकिन अगर हम बात करें पुराने वाली USSR की या आज के चीन की बात करें, तो इनकी नीति कैसी है, साम्राज्यवादी नीति है, ठीक है ना। ठीक है, ये लोकतांत्रिकरण में अधिकारों में इतना विश्वास नहीं रखते हैं। तो जब इनके ये मतभेद है, जब ये मतभेद बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है ना, तो दोनों पक्ष बल प्रयोग पे आ जाते हैं। दोनों क्या करेंगे, बल प्रयोग का अवलंबन करते हैं, अथवा उनमें से एक पक्ष हिंसा से ऐसे कार्य करता है जो दूसरा पक्ष शांति भंग समझता है। तो दोनों के में युद्ध का संबंध उत्पन्न हो जाता है। मतलब क्या करेगा कि भाई दोनों क्या करेंगे, बल का प्रयोग करेंगे, या उनमें से एक आदमी दूसरे के साथ क्या करेगा, आक्रमण कर देगा उसके ऊपर, ठीक है ना, आक्रमण कर देगा। हिंसा से तात्पर्य ऐसा है कि उसकी प्रॉपर्टी का नुकसान कर सकता है, उसके नागरिकों को मार सकता है, उसकी सेना पर हमला कर सकता है। वो हमला क्या बोलते हैं, बंदूक से भी हो सकता है, और वो किसी मिसाइल या परमाणु बम से भी हो सकता है, ठीक है ना। और दूसरा पक्ष इसको क्या समझेगा, ये कि भाई ये दूसरा पक्ष ये भी समझ सकता है कि भाई इसने क्या कर दिया, मेरे देश के अंदर में या मेरे सीमा क्षेत्र पे शांति भंग कर दी है। तो इन दोनों के बीच में कैसा संबंध उत्पन्न हो जाएगा, युद्ध का, मतलब दोनों टकराने के लिए तैयार होंगे। इसमें दोनों पक्ष एक दूसरे के विरुद्ध नियंत्रित हिंसा का प्रयोग उस समय तक करते हैं जब तक कि ये दोनों में से एक पक्ष उन शर्तों को स्वीकार करने को तैयार ना हो जाए उसका शत्रु उससे मनवाना चाहता है। अब ये युद्ध तब तक चलता रहेगा जब कोई एक पक्ष मतलब झुक ना जाए, हार ना मान ले, ठीक है ना। ठीक है ना, हार का मतलब क्या हो गया कि भाई मैं तो हार गया, अब तुम जो ऐसा कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूं, ठीक है ना। तो जब तक ये वाली सिचुएशन ना आए, ठीक है ना, तब तक युद्ध चलता रहेगा, ठीक है ना। अब यूक्रेन और उसके अंदर में क्या है, आपका रूस के अंदर में युद्ध छिड़ा हुआ है। तो यूक्रेन के ऊपर लगातार वो बमबारी किए जा रहा है, उसके ऊपर आक्रमण किए जा रहा है। क्यों, क्योंकि वो उससे अपनी शर्तें मनवाना चाहता है, ठीक है ना, और वो है वो शर्त मानना नहीं चाहता। तो ये चीज है, ये युद्ध का एक इन्होंने अर्थ बताया है मिस्टर हॉल ने। ओपन हीम के अनुसार युद्ध दो या दो से अधिक राज्यों में अपनी सशस्त्र सेनाओं द्वारा इस उद्देश्य से किया जाने वाला संघर्ष है कि दूसरे पक्ष को पराजित किया जाए और विजेता द्वारा उस शांति स्थापित करने की मनचाही शर्तें थोपी जा सके। अब ओपन हीमर क्या कहते हैं कि इसके अंदर क्या होता है कि दो देश होते हैं, वो क्या बोलते हैं, सशस्त्र सेनाओं के साथ आमने सामने होते हैं और एक देश दूसरे देश पे
और उनके बीच में संघर्ष होता है। संघर्ष का मतलब युद्ध से ही है, ठीक है ना, यहाँ पे संघर्ष का मतलब युद्ध से ही है। तो ये क्या होता है कि इसमें क्या उद्देश्य क्या है, दूसरे को पराजित करना, ठीक है ना, क्या है ना, किसी दूसरे को पराजित करना। और फिर विजेता द्वारा क्या होगा कि शांति स्थापित करने के लिए मनचाही शर्तें थोप देगा, शांति के स्थापना के नाम पे कि हाँ भाई चलो ठीक है, तुम तो मना कर रहे हो, अब मैं भी तुमसे युद्ध नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरी ये शर्तें ये मान लो, फिर मैं युद्ध नहीं करूंगा। मेतिनोवस्की के अनुसार युद्ध स्वतंत्र राजनीतिक इकाइयों के बीच सशस्त्र संघर्ष है, मतलब ऐसा संघर्ष जिसमें अस्त्रों का प्रयोग किया जाता है। यह राष्ट्रीय व जातीय नीतियों की साधना के लिए संगठित सैनिक शक्तियों द्वारा किया जाता है, मतलब जिसके पास संगठित सैनिक शक्ति होंगी वो लोग इसका प्रयोग करते हैं युद्ध का। अब ये जो हमने परिभाषाएं पढ़ी, इससे क्या है कि भाई युद्ध के लिए एक से अधिक समूहों की आवश्यकता है, मतलब एक अकेला है ना कोई, तो एक अकेला युद्ध नहीं कर सकता, एक अकेला युद्ध नहीं कर सकता, इसमें कम से कम दो पक्ष तो होंगे, कम से कम दो पक्ष होंगे, ठीक है ना, ज्यादा भी हो सकते हैं, इधर से मान लो जैसे इसके ये साथी आ गए, ठीक है ना, जैसे मित्र राष्ट्रों का द्वितीय विश्व में मित्र राष्ट्र थे, है ना, तो ये आ सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, ठीक है, ये हो सकता है इधर कम हो, 3 हो या 4 हो, तो ये पक्ष होंगे जरूर, एक पक्ष होगा तो युद्ध नहीं होगा, पक्ष हमेशा 2 होंगे, विरोधाभास तो तभी पाया जाएगा ना। इन समूहों के मूल उद्देश्य एक दूसरे के विरोधी होंगे, इनके उद्देश्य क्या होंगे, एक दूसरे के विरोधी होंगे, ठीक है ना, एक दूसरे के विरोधी होंगे। जैसे कि चीन क्या है, साम्राज्यवादी नीति का पालन करता है, और भारत क्या है, भारत शांति प्रिय, बंधुत्व, अहिंसा, त्याग, इन सब नियमों का पालन करता है, और वो साम्राज्यवादी और हिंसा नीति पे पालन करता है। दोस्तों जब आप कार्ल मार्क्स पढ़ते हैं तो कार्ल मार्क्स क्या कहता है कि 2 वर्ग होते हैं, ठीक है ना, एक वर्ग का क्या होता है, आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण होता है, दूसरा वर्ग क्या होता है कि संसाधन विहीन होता है, ठीक है ना, तो कहता है कि जो संसाधन विहीन होता है वो बहुत ज्यादा संख्या में होता है, और जो संसाधनों पर जिसका अधिकार होता है वो अल्पसंख्यक होता है। 2 वर्ग हो जाते हैं, एक क्या बोलते हैं, एक अमीर वर्ग, एक गरीब वर्ग। तो गरीब वर्ग क्या करता है कि हिंसक क्रांति के माध्यम से क्या कर देता है, सर्वहारा वर्ग जो होता है, आपका जो बुर्जुआ वर्ग होता है उसको उखाड़ के फेंक देता है, पूंजीवाद को समाप्त कर देता है, ठीक है, और वर्ग विहीन समाज की स्थापना करता है, ठीक है ना, मतलब पूंजीपति को, जो गरीब शोषित वर्ग है, गरीब, वो क्या करेगा कि अमीरों को समाप्त कर देगा, उनकी सारी संपदा को ले लेगा, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, वर्ग विहीन, मतलब कोई वर्ग नहीं होगा, ऐसा समाज स्थापित हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जो भी मार्क्सवादी होगा, कम्युनिस्ट होगा, उसके मूल में क्या आ जाएगा, हिंसा आ जाएगी, हिंसक क्रांति की बात करता है मार्क्स। तो क्या हुआ है कि चाहे आप यूएसएसआर देख लो, चाहे आपका ये देख लो चीन, इन्होंने क्या है, इन्होंने हिंसक क्रांति का प्रयोग किया ही है, ठीक है ना, तो ये इनकी आदत बन गई है, ये इनकी आदत बन गई है, ये हिंसा तो करेंगे ही करेंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर ने जब भारत आज़ाद हुआ था तो नेहरू जी ने पाकिस्तान, चीन के साथ हिंदू चीनी भाई भाई और उसके संग बहुत ज़्यादा मित्रता का व्यवहार किया, लेकिन बाबा साहेब ने उसी समय ये वर्ड कह दिया था कि भारत पे तो आक्रमण होगा ही, है ना, भारत पे आक्रमण होगा ही, और ये वो लोग आक्रमण करेंगे जिनकी आदत है, जिनकी फितरत है। तो फितरत किन की है, मार्क्सवादियों की है, कम्युनिस्ट वालों की है, ठीक है ना, तो ये लोग हैं, ये इनकी फितरत ही है, क्यों, क्योंकि उन्होंने अपने राज्य की स्थापना की शुरुआती हिंसा से की है ना। तो बाबा साहब ने में इतनी दूरदर्शिता थी कि उन्होंने समझ लिया था, उन्होंने कहा भी था कि भारत को तुरंत लोकतांत्रिक पश्चिमी देशों के साथ हाथ मिला लेना चाहिए, लेकिन नेहरू जी ने ये बात समझी नहीं, वो गुटनिरपेक्ष के पालन करते थे, और आखिरकार हमें चीन के संग हमारा युद्ध हुआ, और हमें हमारी उस युद्ध में हमारी बहुत बुरी तरह हार हो गई, ठीक है ना, है तो है बहुत एक नंबर का चीन चोट्टा है। आज अगर वो हमसे लड़ाई करे तो आज हम उसको जवाब देंगे, क्योंकि हम 1962 वाला भारत अब ये नहीं रहा है, अब ये 1962 वाला भारत नहीं है, ये 21वीं सदी का भारत है, ठीक है ना, 21वीं सदी का भारत, ऐसा भारत जिसने कोविड काल में पूरे वर्ल्ड को क्या दिया, वैक्सीन दी, ठीक है, वैक्सीन दी इसने, ठीक है, कोविड काल में पूरे भारत को, ठीक है ना, पूरे भारत को 2-3 साल तक अभी भी शायद बट रहा है, तक फ्री खाना दिया, फ्री भोजन दिया, ठीक है ना, फ्री भोजन दिया,
तो भारत अब वो वाला भारत नहीं है जो क्या बोलते हैं, चीन समझता है। हमें वक्त पड़ेगा तो हम बता देंगे, है ना। वो कहते हैं ना, वक्त आएगा तो बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। तो जब परिस्थितियां होंगी तब हम चीन को 1962 का जो हमने उसने हमें दिया है ना, हम सूद समेत चीन को वापस करेंगे। ठीक है, तो क्या है, इन समूहों के मूल उद्देश्य एक दूसरे के विरोधी होंगे। तो जो भी दो समूह होंगे उनके उद्देश्य एक दूसरे के को काटते होंगे, एक दूसरे के विरोध में होंगे। तो इससे क्या होगा, समझौता तो हो ही नहीं सकता, फिर क्या होगा, युद्ध ही होगा। इन समूहों के हित परस्पर इतने विरोधी और उग्र हो जाते हैं कि समझौते की संभावना समाप्त हो जाती है। ठीक है ना, मतलब समझौता तो हो ही नहीं सकता अब, और समझौता नहीं होगा तो युद्ध होगा। फिर अपने हितों की प्राप्ति के लिए शक्ति का एक प्रकार से व्यवस्थित प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या आता है, ये अपने, फिर क्या होगा कि समझौता तो होगा नहीं, तो ये लोग अपने हितों की प्राप्ति के लिए क्या कर देंगे, शक्ति का प्रयोग करेंगे। और जैसे ही शक्ति का प्रयोग करेंगे ये युद्ध माना जाएगा। ठीक है ना, क्या माना जाएगा, ये युद्ध माना जाएगा, क्योंकि शक्ति का प्रयोग करते ही समझौते की सारी गुंजाइशें खत्म हो जाएंगी। फिर तो एक पक्ष जीतेगा और एक पक्ष हारेगा। अपने उद्देश्यों, युद्ध का उद्देश्य अपने हितों को प्राप्त करना और दूसरे पक्ष पर अपनी इच्छा को थोपना होता है। तो क्या होगा, एक तो अपने हित प्राप्त करने के लिए होगा कि भाई क्या बोलते हैं, जैसे कि क्या बोलते हैं, पाकिस्तान के संग जो हमारे युद्ध हुए हैं, तो पाकिस्तान का अपना हित क्या था, वो ये सोचता था कि भाई मैं भारत पे आक्रमण करूंगा और भारत की और बहुत सारी जमीन है, संपदा है, उसको अपने कब्जे में कर लूंगा। ठीक है ना, उसने एक बार कश्मीर पे जब आक्रमण किया था, कश्मीर पे आक्रमण किया था, तो कश्मीर का काफी सारा हिस्सा उसके पास अभी भी है ना। तो एलओसी कहते हैं ना उसको। तो क्या होते हैं, तो वो अपने हितों को प्राप्त करना चाहता था, और क्या चाहता था, अपनी इच्छा हमारे ऊपर थोपना चाहता था। ठीक है ना, क्या अपनी इच्छा हमारे पास थोपना चाहता था। जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो भारत ने उसके बहुत सारे सैनिकों को पकड़ लिया था, बहुत सारे, मतलब 80,000 के साथ ऐसी कुछ थे। तो इंदिरा गांधी ने कहा कि भाई या तो वो जमीन छोड़ दो जो कब्जा किए हो, या सैनिकों को छोड़ दो, सैनिकों को। तो इंदिरा गांधी को लगा कि भाई एक देश होता है, एक देश का सैनिक जो होता है ना, देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार होता है। एक देश का सैनिक जो है ना, एक देश का जवान जो होता है ना, वही सब कुछ है। ये जवान है ना तो देश है, ये जवान है तो देश है। अगर ये जवान नहीं है ना तो ये देश नहीं है दोस्तों। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम में सारे जवान थे। ठीक है ना, जवान थे, ये सारे जवान थे। जवान का मतलब ये नहीं कि उनके पास बंदूक हो, गोला बारूद हो तो ही वो जवान है, नहीं। आप अपने देश के लिए खड़े हो गए ना, अपने देश के लिए खड़े हो गए तो आप जवान बन गए, अपने देश के जवान बन गए। ठीक है ना, जवान बन गए आप अपने देश के लिए खड़े होते ही आप जवान बन जाते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं एक शिक्षक हूँ, अपने समाज को पढ़ाना, अच्छा पढ़ाना, शिक्षा देना, उन्हें आगे बढ़ाना ये मेरा कर्तव्य है। यही एक जवान का काम है। ठीक है ना, वो देश पे रक्षा करते हैं और हम समाज की रक्षा करते हैं। उसी तरह से डॉक्टर मरीजों को सुधारते हैं, वो भी देश के जवान है, हर कोई जवान है। तो एक देश के लिए ना जवान का बहुत महत्व होता है। ठीक है ना, वो उसकी शान है। देश की शान क्या है, जवान। जवान क्या है, देश की शान है। तो इन्होंने कहा, इंदिरा गांधी ने, कि भाई या तो वो जो आपने कब्जा कर रखा है वो जगह छोड़ दो, या इन जवानों को छोड़ दो। तो इन्होंने, पाकिस्तानी जो था ना, चुट्टा कहीं का हरामी, एक नंबर का हरामी है ये। ठीक है ना, एक नंबर का हरामी है। मैं सीधे बोलता हूँ, मुझे बोलने में कोई झिझक नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। कि इसने क्या किया ना, इसने कहा कि हम जमीन नहीं छोड़ेंगे, ये जमीन नहीं छोड़ेंगे, जवान हम छोड़ देंगे, जाओ जवान को रख लो। मतलब देखो कि वो हिस्सा जो पाकिस्तान का है भी नहीं, हिंदुस्तान का है, उस हिस्से के लिए इसने अपने 80 की 90,000 पता नहीं कितने जवान थे, उनको इसने कह दिया कि भाई ये हम, आप इनको रख लो, हम वो हिस्सा नहीं देंगे। तो ऐसा ऐसा देश है, इतना घटिया देश है, ऐसा देश है कि उसकी नज़रों में अपने जवानों की कोई कीमत नहीं है, मरने खपने के लिए बेवजह में छोड़ देता है ना। तो क्या है, दूसरे पक्ष पे इच्छा थोपना। ठीक है ना, तो ये चीज़ मैंने आपको समझाने की कोशिश की। युद्धों के प्रकार हैं भाई, कई सारे प्रकार के युद्ध होते हैं, जरा इनको समझते हैं। न्यायपूर्ण और अन्यायपूर्ण युद्ध। धर्म के नाम पे लड़े जाने वाले युद्धों को न्यायपूर्ण कहते हैं। ठीक है ना, न्यायपूर्ण होगा कि न्याय की स्थापना के लिए भी अगर लड़ रहे हैं तो वो भी न्याय होगा। ठीक है ना,
क्या हो गया, न्याय के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि पाकिस्तान ने हमारे काफी बड़ी जमीन को उसने हथिया रखा है, तो हम उस युद्ध को उसको प्राप्त करने के लिए भी अगर युद्ध लड़ेंगे ना, वो भी न्यायपूर्ण युद्ध होगा। ये तो किताबों में लिखा गया है न्यायपूर्ण और धर्म का नाम जोड़ दिया गया है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि अपने अधिकार के लिए लड़ा गया युद्ध भी न्यायपूर्ण युद्ध होगा। क्या होगा, अपने अधिकार के लिए लड़ा गया युद्ध भी न्यायपूर्ण होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि धर्म के नाम पे ही, नहीं। और अन्यायपूर्ण रूप अब क्या है, व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक युद्ध। सार्वजनिक युद्ध दो संप्रभुता संपन्न राष्ट्रों के मध्य होता है। व्यक्तिगत युद्ध बड़े सेनापतियों, दो लड़ाकों और जमींदारों के बीच होता है, ठीक है ना। तो ये युद्ध हो गया। युद्ध क्या हो गया, एक न्यायपूर्ण होगा, न्यायपूर्ण होगा। धर्म के नाम पे लड़ जाना वाले युद्धों को न्यायपूर्ण और अन्यायपूर्ण के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। कि और व्यक्तिगत कई बार होता है, व्यक्तिगत और सार्वजनिक युद्ध। सार्वजनिक युद्ध में क्या होता है कि दो संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र होंगे, ठीक है ना। जैसे पाकिस्तान और हिंदुस्तान, ये क्या है, प्रभुत्ता संपन्न राष्ट्र हैं, ये दोनों लड़ेंगे। और व्यक्तिगत युद्ध भी होगा, बड़े बड़े इसमें युद्ध में बड़े सेनापति होंगे, दो लड़ाके हो सकते हैं, जमींदारों के बीच हो सकता है। तो ये क्या हो गया, ये सब न्यायपूर्ण और अन्यायपूर्ण युद्ध के अंतर्गत आता है। पूर्ण और अपूर्ण युद्ध, ठीक है ना। जब दो राष्ट्रों के बीच में पारस्परिक युद्ध होता है ना, तो इसको पूर्ण युद्ध कहते हैं। जैसे भारत और पाकिस्तान, ठीक है ना, क्या भारत और पाकिस्तान, ठीक है। और जब क्या होता है, युद्ध कुछ युद्ध या लड़ाई कुछ व्यक्तियों स्थानों तक ही सीमित होती है, तो इसे अपूर्ण युद्ध का नाम कह सकते हैं। जैसे चीन के संग हमारे जो युद्ध होते हैं ना, वो 1900 तो अभी जो हमें क्या हुआ था, ये गलवान घाटी में ये आ जाता है, और लद्दाख के कुछ हिस्सों में ये आता है, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत झड़प होती है, ठीक है। वो पूर्ण युद्ध नहीं होता है, तो उसको अपूर्ण युद्ध कहा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, पूर्ण युद्ध ऐसा होगा जिसमें दोनों राष्ट्रों की पारस्परिक सेनाएं आमने सामने होंगी और हार और जीत तक फैसला जाता है, ठीक है ना। एक पक्ष हारेगा, एक पक्ष जीतेगा। लेकिन जब लड़ाई जब कुछ व्यक्तियों और कुछ स्थानों तक सीमित हो, तो उसे अपूर्ण युद्ध कहेंगे। जैसे कि चीन के साथ हमारे सरहद पे जो अभी ताज़ा विवाद होते हैं, उसमें क्या होता है, सिर्फ कुछ सैनिक भाग लेते हैं, उधर से भी और हमारी तरफ से, और एक निश्चित स्थान पे ठीक वो होता है, ठीक है ना। जब पूर्ण युद्ध होगा तो वो काफ़ी जगह से हो सकता है आक्रमण, ठीक, हो सकता है लद्दाख से भी हो सकता है अरुणाचल प्रदेश से भी आक्रमण हो जाए, हो सकता है वो और किसी हिस्से से भी, या हिंद महासागर की तरफ से भी क्या बोलते हैं उसमें युद्ध हो जाए, ठीक है ना। फिर क्या होगा, एयर से भी युद्ध होगा, है ना, वायुसेना भी युद्ध करेगी, स्थल सेना भी युद्ध करेगी, और जल सेना भी युद्ध करेगी। फिर नेवी एवी सब उतर जाएंगे, वो पूर्ण युद्ध होगा। गृह युद्ध, जब राज्य के अंदर ही विभिन्न पक्ष युद्ध करते हैं तो गृह युद्ध कहलाता है, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है कि गृह युद्ध होता है कि अपने देश के अंदर ही दो गुट बन जाते हैं, ठीक है, और वो आपस में युद्ध करने लगते हैं, ठीक है ना। एक गुट हो सकता है सरकार के पक्ष में हो, एक होता है सकता है सरकार के विरोध में हो, ठीक है, ऐसा होगा। जैसे कि क्या बोलते हैं ये आपका नक्सलवाद को आप ले सकते हो, या 1984 में जो सिख दंगे थे, वो भी एक क्या बोलते हैं गृह युद्ध का उदाहरण था। तो इसमें क्या होगा कि इसमें हो सकता है वो जो दूसरा पक्ष होगा ना, वो सरकार की किसी नीति के विरोध में हो, या सरकार को सत्ता से हटाना चाहता हो, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, ये गृह युद्ध हो जाएगा। औपचारिक तथा अनौपचारिक युद्ध, जब युद्ध की घोषणा कर दी जाती है ना, तो औपचारिक युद्ध होता है कि मतलब अब जैसे रूस ने घोषणा कर दिया कि हम तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, औपचारिक युद्ध कहलाएगा। परंतु जब घोषणा किए बिना अचानक युद्ध कर दिया जाए, तो ये अनौपचारिक युद्ध होगा। मतलब अचानक, जैसा पाकिस्तान करता है, ठीक है ना, पाकिस्तान अचानक युद्ध कर देता है, उसको अनौपचारिक युद्ध कहा जाएगा। लेकिन औपचारिक युद्ध में क्या करेगा, आधिकारिक तौर पे अपने न्यूज चैनल पे या वेबसाइट पे या फिर सोशल मीडिया पे वो क्या करेगा, आक्रमण की सूचना देगा कि हम उस देश पे आक्रमण करने वाले हैं। अब छापामार युद्ध क्या है, ये एक नया तरीका, ये नया तरीका नहीं है, खैर है तो चीन से ही चल के आया, ये गोरिल्ला युद्ध भी बोल देते हैं इसको। जब एक पक्ष बहुत अधिक शक्तिशाली होता है और दूसरा पक्ष क्या होगा, कमजोर होगा, वो शक्तिशाली पक्ष से सीधे युद्ध करने के स्थिति में नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं सीधे युद्ध करूंगा तो मैं थुरा जाऊंगा, ठीक है ना। जैसा पाकिस्तान ने 3 बार युद्ध कोशिश की भारत से सीधी युद्ध करने की, लेकिन क्या हुआ, थुरा गया, है ना।
चीन से जब हमारा युद्ध हुआ था उसके तुरंत 2-3 साल बाद इसने फिर दोबारा हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया 1965 में, है ना। 62 में युद्ध हुआ तो 1965 में इसने युद्ध कर दिया। सोचा कि भारत तो कमजोर हो गया है, अकाल वकाल पड़ा है, खाने पीने को है नहीं, आक्रमण कर देते हैं। लेकिन उस समय भी वो क्या हुआ, थुरा गया। तो अब पाकिस्तान क्या करता है कि पीछे से छुप के आतंकवादियों को भेजता है ना। क्या करता है, आतंकवादियों को भेजता है। तो ये भी एक प्रकार से कुछ उसी कैटेगरी का है, लेकिन वो नहीं है। छापामार युद्ध में क्या होगा कि जो कमजोर पक्ष होगा ना, वो सीधे तो युद्ध नहीं करेगा, लेकिन छुप जाएगा, फिर अचानक आएगा, मौका देख के बम फेंक देगा, गोली मार देगा, हिंसा कर देगा, और फिर जाके छुप जाएगा, फिर अचानक छुप जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद फिर अचानक आएगा, फिर हमला कर देगा, फिर नुकसान करेगा, फिर पीछे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है मैं आमने सामने का युद्ध करूंगा तो मैं पिटाई खा जाऊंगा, मेरी पिटाई हो जाएगी। तो वो क्या करेगा, इसी तरह से छुप छुप के युद्ध करेगा। इसी को कहते हैं छापामार युद्ध। समग्र युद्ध, जब युद्ध किसी सेनाओं के साथ साथ जनता के मध्य भी हो तो इसे समग्र युद्ध कहा जाएगा। अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान में युद्ध होगा सेनाओं के बीच में, लेकिन ये क्या होगा, हम जनताओं के बीच में भी युद्ध हो जाएगा। प्राचीन काल में जब युद्ध होता था तो तब जनता को कृषक युद्ध से अछूते होते थे। मतलब पहले क्या होता था कि जब भी युद्ध होता था तो कृषक और जनता जो होते थे ना, वो अछूते होते थे, उनको कोई मतलब नहीं था। आपने देखा होगा मध्यकाल जब स्टार्ट होता है तो मध्यकाल में दिल्ली में सत्ताएं चेंज होती रहती हैं, मुगल दास आते हैं, हिंदू का शासन चला जाता है। तो ऊपरी तौर पे तो क्या होता है कि शासन बदलता रहता है, लेकिन समाज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि समाज वैसे ही चलता रहता है, वैसे ही लेना देना खाना पीना उसी तरह से क्या बोलते हैं सेलिब्रेशन होता है, उसी तरह से खेती बाड़ी होती रहती है। लेकिन अब क्या है कि अब अगर युद्ध होता है ना तो जनता को तो मारेंगे, ऊपर से जहाज उड़ता हुआ जाएगा, 50-60 बम छोड़ के चला जाएगा, जाओ भाई जो मरता मरे, चाहे जनता मरे चाहे जो मरे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। क्या होगा कि जब मिसाइल, अब क्या है यूक्रेन क्या कर रहा है, यूक्रेन वहां के पुलों को तहस नहस कर रहा है, वहां के पावर प्लांट्स को तहस नहस कर रहा है, वहां के हॉस्पिटल्स को निशाना, यूक्रेन में जो स्कूल कॉलेज हैं उनको भी निशाना बना रहा है। तो इससे क्या हो गया कि ये एक प्रकार से समग्र युद्ध हो गया। अब उसको वो बिल्कुल तबाह कर देगा कि आने वाले कई सालों तक वो अपने पैरों पे खड़ा ही ना हो पाए, ठीक है। तो ये चीज है। लेकिन पहले क्या होता था, पहले सिर्फ सेना के बीच में युद्ध होता था, लेकिन अब समग्र युद्ध भी हो जाता है, जिसमें क्या होता है कि जो बेगुनाह नागरिक हैं वो भी मारे जाते हैं, ठीक है ना। अब युद्ध के कार्य क्या है। अब युद्ध कई बार न्याय की स्थापना के लिए भी होता है, ठीक है ना। जैसे महाभारत का युद्ध, भारत का युद्ध, ठीक है ना। तो ये किस लिए था, ये न्याय की स्थापना के लिए किया गया युद्ध था, ठीक है। शोषण के विरुद्ध का विरोध करना, कई बार ऐसा होता है कि जब बहुत ज्यादा शोषण होता है तो लोग क्या करते हैं, युद्ध करते हैं ताकि शोषण से उनको मुक्ति मिल सके, ठीक है ना। जैसे कि भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ किया, ये भी तो हमारा युद्ध ही था एक प्रकार से। तो हम क्या चाहते थे, हम औपनिवेशिक ताकतों के शोषण से परेशान हो गए थे, तो हमने क्या किया, संघर्ष, युद्ध एक प्रकार से युद्ध ही हुआ वो, तो उसका रास्ता अपनाया। और कई बार ऐसा होता है कि भाई कोई एक देश है, उसका शासक बहुत ज्यादा शोषण कर रहा है, शोषण कर रहा है, तो दूसरा देश क्या होता है, दूसरा देश शोषण से मुक्ति करवाने के लिए उसके ऊपर आक्रमण कर देता है या युद्ध कर देता है, ठीक है ना। अक्सर ये वाला तो बहुत एग्जाम्पल दिया जाता है ना। युद्ध संप्रभुता के अभिव्यक्ति का साधन है, मतलब कि हम संप्रभु हैं, हम सर्वोच्च हैं, हम अपने निर्णय खुद ले सकते हैं, ठीक है ना। तो युद्ध है कि मतलब युद्ध किसी के दबाव में नहीं किया जाता, तो हम क्या है, सर्वोच्च हैं, हम अपने निर्णय खुद ले सकते हैं, हम किसी के दबाव में नहीं है। तो भी ये क्या है, तो भी ये इसकी संप्रभुता की अभिव्यक्ति का क्या है, ये साधन है कि हम क्या है, हम स्वतंत्र हैं, हम किसी के दबाव में नहीं है, हम अपने निर्णय खुद लेते हैं, ठीक है ना। साम्राज्यवादी युद्धों का औचित्य ठहराने के लिए युद्ध की रचनात्मक भूमिका, कई बार ऐसा होता है कि कुछ नया निर्माण करने के लिए भी युद्ध किया जाता है, ठीक है ना। क्या होता है, कुछ निर्माण करने के लिए भी युद्ध किया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर भी आप देख सकते हो कि भाई क्या किया था कि कुछ परिवर्तन के लिए
युद्ध किया गया था। जब परिवर्तन के लिए किया जाएगा तो युद्ध की क्या होगा, कुछ रचना करना। क्या होगा, युद्ध का कार्य क्या हो गया, रचना करना। एक नई व्यवस्था बनाने के लिए हो सकता है, नई व्यवस्था बनाने के लिए युद्ध हो सकता है, ठीक है ना, युद्ध हो सकता है, ठीक है। तो हमने क्या बोलते हैं, जब हमारा पाकिस्तान के संग युद्ध हुआ था तो हमने क्या कहा था, पूर्वी पाकिस्तान को अलग कर दिया था, पूर्वी पाकिस्तान को। तो एक प्रकार से एक नए देश की रचना कर दी, ठीक है ना, रचना कर दी, ठीक है। अब वहाँ पे लोकतांत्रिक, शायद लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, कुछ इसी तरह का। तो ये चीज़ें हैं। राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था का निर्माण। तो जो पुरानी राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था है, हो सकता है वो राजतंत्रात्मक हो या फिर क्या हो, जो भी हो, तो उस व्यवस्था को समाप्त करके एक नई व्यवस्था बनाने के लिए भी युद्ध किया जाता है। नैतिक और आत्मिक गुणों का उत्कर्ष है ये युद्ध, ठीक है ना। और क्या है, युद्ध क्या है, राष्ट्रीय हितों की अभिव्यक्ति का साधन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि युद्ध क्या है, कि राष्ट्रीय हितों, जो आपके राष्ट्रीय हित होते हैं उसकी पूर्ति करते हैं। क्योंकि जैसे यूक्रेन क्या है, यूक्रेन नाटो का सदस्य बनना चाहता है, तो अगर वो अगर 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 क्या बोलते हैं, रूस का पड़ोसी, रूस एक साम्यवादी देश है ना, समाजवादी देश, विचारधारा वाला देश है, और उसके बगल में ही अगर यूक्रेन जो है वो अगर नाटो का सदस्य बन जाएगा तो कहीं ना कहीं उसकी हितों के ऊपर खतरा उत्पन्न हो जाएगा। इस वजह से उसने अपने हितों की वृद्धि के लिए युद्ध कर दिया। तो ये सारे कार्य क्या हैं, युद्ध के होते हैं। अब युद्ध के कारण क्या है, युद्ध के कारण भाई राजनीतिक भी हो सकते हैं, मनोवैज्ञानिक कारण भी हो सकते हैं, सांस्कृतिक कारण भी हो सकते हैं, और आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था तो है ही है ऐसी कि युद्ध होंगे ही होंगे, ठीक है ना। क्यों, किसी सर्वोच्च व्यवस्था का क्या है, यहाँ पे अभाव है। क्या है, सर्वोच्च व्यवस्था का अभाव है, तो यहाँ पे क्या, युद्ध होंगे। आर्थिक कारण हो सकते हैं, जैसे ईरान, इराक, ठीक, सऊदी अरब, जो अरब देश हैं, तेल वाले देश हैं, वहां पे अमेरिका अक्सर हस्तक्षेप करता रहता है। क्यों हस्तक्षेप करता रहता है, क्योंकि उसको तेल की जरूरत है, उसका आर्थिक कारण पूरा हो सके, ठीक है ना। कई बार सांस्कृतिक कारण होते हैं। अब जो मुस्लिम देश हैं वो क्या करते हैं, वो अपने इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए, ठीक है, वो क्या करते हैं, युद्ध करते हैं, ठीक है, युद्ध करते हैं अपने इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए। तो सांस्कृतिक कारण भी हो सकता है, मनोवैज्ञानिक कारण भी हो सकता है कि भाई, अब जैसे क्या बोलते हैं वो पगला, आपका उत्तर कोरिया का राजा, सम्राट, पगला, पगला क्या है, उसको वो पागल है, वो हमें उसका तो मनोवैज्ञानिक ही कारण होगा। बिना किसी उसके आक्रमण की धमकी देता रहता है, ठीक है ना। राजनीतिक कारण हो सकते हैं। तो ये सारे कारण से युद्ध के कारण है, ठीक है साथियों। युद्ध को रोकने के साधन क्या, निशस्त्रीकरण। निशस्त्रीकरण का अर्थ यह है कि भाई बिना शस्त्र के, बिना शस्त्र, तो ये हो गया निशस्त्रीकरण। कि भाई क्या होगा कि भाई आप हर एक देश अपना अस्त्र त्याग दे, शस्त्र त्याग दे, तो फिर युद्ध होगा ही नहीं, है ना। फिर क्या होगा, युद्ध होगा ही नहीं, संघर्ष होगा ही नहीं। तो निशस्त्रीकरण क्या है, युद्ध रोकने का सबसे बड़ा साधन है। अगर युद्ध नहीं हो, अगर शस्त्र नहीं है, युद्ध किससे लड़ा जाता है, शस्त्रों से लड़ा जाता है। भाई बांसुरी किससे बनती है, बांस से बनती है। अगर बांस ही नहीं होगा तो बांसुरी कहां से बनेगी। तो उसी तरह से युद्ध किससे लड़ा जाता है, अस्त्रों से। अगर ये भयानक अस्त्र ही नहीं होंगे तो युद्ध कैसे होगा, फिर होगा ही नहीं युद्ध, ठीक है ना। सामूहिक सुरक्षा की धारणा। सामूहिक सुरक्षा की धारणा यह है कि भाई जैसे ही कोई संकट आए तो सब लोग इकट्ठा हो जाएं, सब लोग समूह में आके सुरक्षा के उस पर कार्य करें, ठीक है ना। तो ये क्या है, सामूहिक सुरक्षा है, ठीक है ना। एक के लिए सभी और सभी के लिए एक, ठीक है ना। कि मतलब अगर किसी एक की विचारधारा अलग भी होती है, वो भी सबके लिए एक हो जाता है। और अगर किसी एक बाकी सबकी विचारधारा अलग है, लेकिन सामूहिक सुरक्षा के लिए वो भी उसके साथ हो जाते हैं। तो सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा है जो किसी एक शत्रु के खिलाफ बाकी सबको समूह में कर देती है, इकट्ठा कर देती है, एकताबद्ध कर देती है, और वो समूह में आने के बाद उस युद्ध से निपटने का रास्ता ढूंढते हैं। अंतरराष्ट्रीय संगठन। अब ये जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जैसे आपका यूएनओ हो गया, सुरक्षा परिषद हो गई, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, ये ऐसे संगठन है जो आपका क्या करते हैं, आपका युद्ध रोकने का काम करते हैं, ठीक है ना। यूएनओ हो गया, महासभा हो गया, महासभा। तो ये सब क्या है, ये युद्ध रोकने का कार्य करते हैं, ठीक है। ये समझौते अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है।
न्यायालय। यह कहते हैं कि इसके अंदर जो पक्ष होंगे, जो देश होंगे, अगर आप दो देशों के बीच में कोई विवाद है तो आप अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में आके इस मसले को सुलझा सकते हो। यूएनओ में ये मुद्दा उठा सकते हो कि भाई ये राष्ट्र हमारे संग हमारी सीमाओं का अतिक्रमण कर रहा है या हमारी संप्रभुता को नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये ऐसे संगठन हैं जो क्या करते हैं, युद्ध को रोकने में सहायता करते हैं और इन्होंने कई बार युद्ध रोका भी है। अंतर्राष्ट्रीय कानून, अब कई सारे अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाए गए हैं, अगर जिनका पालन किया जाए तो ये युद्ध नहीं होंगे, ठीक है ना। विश्व सरकार की स्थापना, अगर ये कर दिया जाए ना विश्व सरकार की स्थापना, तो फिर युद्ध समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किसी भी ऐसी संरचना का अभाव है, ऐसी विश्व सरकार का अभाव है। तो जब कोई विश्व सरकार नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई दबाव बना वाला नहीं है, कोई आज्ञा देने वाला नहीं है, तो फिर क्या होता है, देश अपनी मनमानी करते हैं, अपनी संप्रभुता का गलत प्रयोग करते हैं। तो इससे क्या होता है, युद्ध होता है साथियों। भाई ये तो लाइट चली गई है ना। चलो कोई नहीं, जितना ये करवा देता हूं मैं। क्विंसी राइट ने युद्ध को व्यापक और संकीर्ण अर्थों में परिभाषित किया है। व्यापक अर्थ में युद्ध की परिभाषा करते हुए लिखता है कि मित्र, परंतु इसकी इकाइयों के बीच हिंसापूर्वक संपर्क है। मतलब ये मित्र नहीं होगा भाई, ठीक है ना। दो पक्षों, दो इकाइयों, क्या है, दो इकाइयों के बीच हिंसापूर्वक संपर्क, मतलब दो पक्ष होंगे और उनके बीच क्या होगा, हिंसा होगा। सीमित अर्थ में युद्ध का अभिप्राय उस कानूनी स्थिति से है जो दो या दो से अधिक समुदायों के सशस्त्र सेनाओं के माध्यम से संघर्ष संचालन को समान रूप से अनुमति प्रदान करती है। तो ये वही, लगभग वही सारी परिभाषा दी है उन्होंने। क्लाउज़विट्ज़ के अनुसार युद्ध राजनीतिक समागम संबंधों का केवल एक अंग है, ठीक है ना। इसलिए किसी भी तरह से स्वयं में एवं स्वतंत्र चीज नहीं है। युद्ध अन्य साधनों का सम्मिश्रण सहित, तो ये आप पढ़ लेना बाद में, मैं जब आपको दूंगा। इसमें कुछ ऐसा अलग नहीं है कि जो मैं आपको समझाऊं, ठीक है साथियों। अभी पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों, अभी परेशान मत होइए। अब ये है क्या, युद्ध तथा संघर्ष, ठीक है ना। मेन टॉपिक तो आपका ये है, ठीक है ना, युद्ध तथा संघर्ष। हमने युद्ध को समझ लिया, अब हम कोई जरा अंतर्राष्ट्रीय उस पर नजर मारेंगे। क्या है भाई, युद्ध दो राज्यों अथवा राजनीतिक इकाइयों के बीच हिंसक संघर्ष को युद्ध कहा जाता है। ये हिंसक होगा, खून खराबा, लूट मार, ये सब चीज होगी इसमें। युद्ध संघर्ष से अलग होता है, ठीक है ना। संघर्ष एक स्थिति होती है, युद्ध क्या होता है, युद्ध तो यथार्थ होता है, लड़ाई होगी, खून बहेगा, खून खराबा होगा, नुकसान होगा जान माल का। क्योंकि संघर्ष में हिंसा का प्रयोग हो या ना हो जरूरी नहीं है। अब क्या बोलते हैं, रूस और अमेरिका या चीन और अमेरिका के बीच में संघर्ष की स्थिति है। दोनों एक दूसरे के विरोध में रहते हैं, ठीक है। दोनों एक दूसरे को ऐसे कार्य करते हैं जिससे कि भाई उसके ऊपर दबाव बनाया जा सके, ठीक है, और अपने हित में कार्य किए जा सके, है ना। अपने अपने हित को साधते हैं। तो संघर्ष तो है, लेकिन क्या है, युद्ध नहीं है, हिंसा नहीं है वहां पे, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही दोनों देश की सेनाएं आपस में लड़ने लगेंगी, मिसाइल एक दूसरे के ऊपर फूटने लगेंगे, बम गिरने लगेंगे, गोलियां चलने लगेंगी, पानी वाली जो सबमरीन है वो आपस में टकराएंगी, तो क्या होगा, युद्ध तब होगा, ठीक है ना। अब रेड क्रॉस सोसाइटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। युद्ध राज्यों के मध्य चरम स्तर है। क्या है चरम, मतलब सबसे, युद्ध राज्यों के बीच में जो संघर्ष होता है ना, उसका सबसे ऊपर वाला स्टेज है, जहां सेनाओं के मध्य सशस्त्र संघर्ष होता है, मतलब अस्त्रों के साथ। मार्टी शाह ने युद्धों को उपहास का सिद्धांत दिया, ठीक है ना। रेमंड आरो ने अतिशयोक्ति परक युद्ध का सिद्धांत दिया है। काल्डर ने नवीन युद्ध की संकल्पना दी। मैकियावेली, कोटिल्य, थ्यूसिडाइडस जैसे विद्वानों ने युद्ध का विश्लेषण कर यह यथार्थवादी सिद्धांत दिया इन्होंने, ठीक है। सीमित युद्ध क्या होते हैं, वर्तमान युग में घातक नरसंहार के हथियारों के कारण युद्ध अत्यधिक भयानक बन गया है। मतलब हमारे पास क्या, परमाणु बम है, परमाणु बम बहुत खतरनाक बम होता है ये, ठीक है। आप सोच नहीं सकते, आपको ऐसा लगेगा, आप जब भी बम का लेते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि उसमें से बहुत सारा गर्मी निकलेगी, आग निकलेगी, वही बम है। नहीं, परमाणु बम उससे कहीं ज़्यादा आगे हैं। उसके अंदर से क्या बोलते हैं, आपका रेडिएशन निकलता है, ठीक है ना। क्या होता है कि भाई जितने दूर तक उसका
आग आग निकलेगी, जहाँ तक पे वो फटेगा वहाँ तो वो तत्काल मार देगा। उसके बाद उसमें से निकलती है हीट, निकलती है, वो हीट होती है शायद 300 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर बढ़ जाएगा आसपास का। अब यहाँ 50 डिग्री का टेम्परेचर बर्दाश्त होता नहीं है, ठीक है ना, 60-70 में तो हालत खराब हो जाएगी। तो वहाँ 300 डिग्री टेम्परेचर जब हो जाएगा तो क्या होगा कि आदमी झुलस के मर जाएगा। क्या, आदमी झुलस के मर जाएगा। उसके बाद उस परमाणु में से क्या होता है कि आपका जब कोई चीज बम फटता है ना, तो क्या होता है ना, एक प्रेशर जनरेट होता है। क्या होता है? एक प्रेशर जनरेट होता है, और वो प्रेशर इतना तगड़ा होता है ना, अपने रास्ते में आने वाली तमाम चीजों को गिरा देता है, ठीक है ना। अब जैसे आप दौड़ रहे हो तो आपको पीछे से कोई धक्का देगा ना, तो अगर उसका धक्का बहुत तेज होगा तो आप मुंह के बल गिर जाओगे, आपका मुंह फूट जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा होगा तो आप क्या होगे, लड़खड़ा के संभल जाओगे। लेकिन परमाणु बम जब फटता है ना, तो उसमें जो प्रेशर होता है वो इतना तेज होता है ना कि आसपास की जितनी भी बिल्डिंग है सबको मलबे में तब्दील कर देगा। उसके बाद साथियों, उसके अंदर से आपका बीटा एक्सरे और वो गामा रेडिएशन निकलता है, ठीक है। वो भी बहुत खतरनाक होता है साथियों, वो भी बहुत खतरनाक होता है। एक एक सेकंड, जरा सा एक मैसेज भेज दे। हाँ, तो उसमें से जो रेडिएशन निकलता है ना, उसका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। उस रेडिएशन के प्रभाव में जो भी आएगा वो सब समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। वो सब बेचारे मारे जाएंगे, और जो बच भी जाएंगे उनके उनके संग क्या होगा कि उनकी आने वाली नस्लें क्या होंगी, उन पे इफेक्ट पड़ेगा। उनके उनके नस्लें हो सकता है अपंग पैदा हो, या आपका कोई विकृति उनके उसमें आ जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, आपने देखा हो ना एक्सरे होल के अंदर में जाने, एक्सरे उसके अंदर जो अल्ट्रासाउंड यूज़ करते हैं, एक्सरे में निकलती है ना एक्सरे किरणें, वो एक्सरे होती हैं, एक वेव किरणें होती हैं, वो जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा बॉडी पे इफेक्ट डालती हैं। तो वो वहाँ से तो बहुत मामूली मात्रा में निकलती हैं जो एक्सरे में होती हैं, लेकिन वो कितनी पावरफुल किरणें हैं कि देखो, जरा सी मतलब बहुत मामूली मात्रा होती है, और आपके अंदर, शरीर के अंदर घुस के आपके हड्डियों का वो कर देती हैं, स्कैन कर देती हैं वो। तो जब उन परमाणु से निकलता है, परमाणु बमों से जो वेव्स निकलती हैं वो तो बहुत खतरनाक होती हैं। पहले युद्ध में केवल सैनिकों के मध्य युद्ध होता था, वर्तमान घातक नरसंहार हथियारों के युग में सैनिकों के साथ साथ नागरिक भी मारे जाते हैं, ठीक है ना। उड़ता हुआ विमान आएगा, जहाज में से पता नहीं कितना बम फेंक के चला जाएगा, जाओ भाई, सैनिक मरे, जनता मरे, बिल्डिंग तहस नहस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए परमाणु हथियारों के युग को में सीमित युद्ध की संकल्पना प्रचलित हो रही है, जिसका अभिप्राय राज्यों के मध्य छोटे युद्ध से हो सकते हैं, व्यापक नहीं। अब दोस्तों, आज के टाइम में लगभग सभी बड़े देशों के पास क्या है, परमाणु हथियार है, ठीक है ना। जिनके हित आपस में टकरा रहे हैं उनके पास परमाणु हथियार है। अब वो कभी युद्ध नहीं कर सकते, वो छोटे मोटे युद्ध कर लेंगे, लेकिन बड़े युद्ध नहीं कर सकते। आज की डेट में चीन हमारी सरहद में आके छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा ठुस्सम ठुस्सा कर सकता है, वो हमसे बड़ा युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं बड़ा युद्ध करूंगा तो हिंदुस्तान के पास भी क्या है, परमाणु बम है। अगर वो परमाणु बम गिर देगा तो क्या बोलते हैं, हमारा सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है। और यही सोच लगभग हर एक परमाणु संपन्न देशों की है, ठीक है ना। उन्हें पता है कि हमारे पास परमाणु बम है, लेकिन हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि सामने वाले के पास भी परमाणु बम है, ठीक है। तो युद्ध छोटा मोटा हो सकता है, लेकिन बड़ा नहीं हो सकता, इसे सीमित युद्ध की संकल्पना कहते हैं। काल्डर के अनुसार, ये कोटेशन याद कर लेना, कि वर्तमान युद्ध में भूमंडलीकरण का व्यापक प्रभाव पड़ा है। अब युद्ध मानवीय स्वरूप का हो गया है। अंतरराष्ट्रीय पत्रकारों की उपस्थिति, ऑक्सफैम,
सेव द चिल्ड्रन, शरणार्थी संगठन आदि बर्बर युद्धों को समाप्त कर रहे हैं। अब ये जो है ना, अब एक देश अगर युद्ध लड़ना भी चाहता है ना तो उसके ऊपर काफी सारा दबाव रहता है। किनका दबाव होता है? आपका पत्रकारों का और न्यूज चैनल वालों का दबाव रहता है, ठीक है ना। वो जनता को अवगत करवा देते हैं, देखो ये हमारी गवर्नमेंट है जो ये युद्ध से युद्ध करना चाहती है ना। तो जनता, सारे देश लोकतांत्रिक हैं, तो जनता क्या है, जनता चाहती है कि नहीं चाहती है युद्ध, इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर जनता अगर युद्ध नहीं चाहती है ना तो फिर सरकार को दबाव में आ जाएगी और उसको फिर युद्ध नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि उसे पता है कि हम अभी युद्ध कर लेंगे, चुनाव में जनता हमें हरा देगी, हमें वोट नहीं देगी और हमारी सरकार चली जाएगी। तो इसीलिए पत्रकारों का, ऑक्सफैम, सेव द चिल्ड्रन, शरणार्थी संगठन है, ये सब का भी क्या बोलते हैं, बहुत दबाव रहता है। ये सब क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे युद्धों को खत्म कर रहे हैं, ठीक है ना। ये विरोध करते हैं युद्धों का। राजनीतिक युद्ध, राजनीतिक युद्ध युद्ध ना होते हुए भी युद्ध किसी परिस्थितियों को बनाए रखने की कला है, जिसमें प्रत्येक विषय पर विश्व शांति की दृष्टिकोण से नहीं बल्कि अपने संकीर्ण स्वार्थों को ध्यान में रखकर विचार और कार्य किया जाता है। अब ये भाई ऐसा है ना कि ये मतलब युद्ध तो नहीं है, राजनीतिक युद्ध युद्ध तो नहीं है, लेकिन हमेशा एक किसी तरह का माहौल बना रहता है, ठीक है। क्या होता है, इस तरह का माहौल बना रहता है कि कोई ना हम एक एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के विरोध में रहता है, ठीक है, और क्या करता है, अपने स्वार्थों की पूर्ति करने के साधन तलाशता रहता है। तो ये क्या है, ये एक प्रकार, ये युद्ध नहीं है। युद्ध युद्ध उसको कहेंगे जिसमें सेना आमने सामने हो, लेकिन ये एक प्रकार का संघर्ष कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। कि मतलब एक युद्ध नहीं है, लेकिन वैसी परिस्थिति है। वहां से युद्ध युद्ध की पहली स्टेज है ये, ठीक है ना, पहली स्टेज है, ठीक है। राजनीतिक युद्ध ऐसा युद्ध जिस कारण से क्षेत्र मनुष्य का मस्तिष्क है। क्या है इसका क्षेत्र, क्या है, मनुष्य का मस्तिष्क है। अब हम मस्तिष्क में युद्ध लड़ते हैं। हमें चाइना को घेरना है या चाइना को, भारत को कमजोर करना है, तो चाइना क्या करता है, भारत की आपका सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का विरोध करता है चाइना, ठीक है ना। और हमने क्या किया है, MTCR, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइन के अंदर में हमने उसका विरोध कर रखा है ना। तो क्या है, एक मस्तिष्क में हम युद्ध लड़ रहे हैं, ठीक है ना, हम मस्तिष्क में युद्ध लड़ रहे हैं। अच्छा, चाइना ने 300 किलोमीटर मारक क्षमता की मिसाइल बना ली, हमने 400 किलोमीटर की मारक क्षमता की मिसाइल बना ली। चाइना ने क्या बोलते हैं आपका 4 जहाजी बेड़े बनाए हैं, हमने 5 जहाजी बेड़े बना लिए। तो इस तरह से क्या है, ये एक मस्तिष्क में युद्ध चल रहा है, ठीक है। यह मनुष्य के मनों में लड़ा जाता है, ठीक है ना, लड़ने चला, इससे युद्ध स्नायु युद्ध भी कहा जाता है। यह युद्ध देशों के संबंधों को घृणा, वैमनस्य, मनोमालिन्य को गंदा कर देता है, ठीक है ना। ये क्या करता है, देशों के संबंधों में घृणा उत्पन्न करता है और वैमनस्य पैदा करता है। एक प्रकार का वाक युद्ध है, ठीक है ना, जिसे कागजों, गोलों, पत्र पत्रिकाओं, रेडियो और प्रचारों के माध्यम से लड़ा जाता है। अब आप हिंदुस्तान में देखोगे तो हिंदुस्तान में पाकिस्तान और चीन के बीच में इतनी बुराई होती है, इतनी बुराई होती है, इतनी बुराई होती है कि आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कली युद्ध हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही पाकिस्तान और चीन के न्यूज चैनल भारत की बहुत ज्यादा बुराई करते हैं, बहुत ज्यादा बुराई करते हैं, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि साला आज ही युद्ध हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये राजनीतिक युद्ध है, एक प्रकार का कूटनीतिक युद्ध भी कह सकते हैं। ये कूटनीति है, कूटनीतिक युद्ध है, जिसमें शत्रु को अकेला करके मित्रों की खोज करने की चाल होती है। अब क्या होता है कि भारत पाकिस्तान और चीन के खिलाफ अपने ज्यादा से ज्यादा सहयोगी और साथियों को इकट्ठा कर रहा है, ठीक है ना। क्या कर रहा है, साथियों को इकट्ठा कर रहा है। अमेरिका का समर्थन भारत ने ले लिया है, और क्या बोलते हैं, यूरोपियन यूनियन के साथ, और आपका इसका क्या है, आसियान आसियान देशों के संग व्यापार समझौता कर रहा है। तो इससे क्या है कि शत्रु को अकेला छोड़ दो। अब जैसे सार्क, सार्क में चीन जो हमारे पड़ोसी है, हमने सार्क का सदस्य चीन को नहीं बनने दिया। ये हमारी कूटनीतिक युद्ध थी, ये हमारा राजनीतिक युद्ध था, ये हमारी कूटनीतिक जीत थी। तो ये है राजनीति युद्ध की प्रकृति, कूटनीति युद्ध सी है, अंततः उग्र होने पर सशस्त्र युद्ध को जन्म दे सकती है। लेकिन हाँ, ये पहली स्टेज है, मैंने आपको बोला था, जैसे ये युग उग्र हुआ तो हो जाएगा फिर युद्ध। वर्तमान समय में युद्ध की प्रकृति, शीत युद्ध के दौरान युद्ध समाप्त सॉरी
शीत युद्ध के दौरान युद्ध सामान्यतः राज्यों के मध्य होते थे, ठीक है ना, मतलब दो राज्य हुआ करते थे। शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात युद्ध राज्यों के अंदर ही जारी हैं, जैसे सूडान में गृह युद्ध के कारण सूडान का विभाजन हो गया। 1990 के बाद राज्यों के अंदर निर्जातीय संघर्ष हो रहे हैं। पाकिस्तान में बलूचिस्तान की मांग उठ रही है। तो पहले तो क्या होते थे युद्ध, जैसे दो देशों के बीच में हुआ करते थे, अब कैसे युद्ध हो रहे हैं, देश के अंदर ही हो रहे हैं। देश के अंदर एक समूह ऐसा है जो जिसकी पहचान खतरे में है, ठीक है ना, जिसकी सांस्कृतिक पहचान खतरे में है, ठीक है, वो अपने अधिकारों की मांग के लिए संघर्ष करता है, ठीक है। जैसे कि क्या हो गया आपका, सूडान के अंदर गृह युद्ध हुआ था 1990 के बाद। इस तरह के निर्जातीय संघर्ष तो इस तरह के बहुत सारे हैं। भारत में क्या है, नागा, ठीक है, और नागा नागा जो है वो अपने अपने अलग राज्य की मांग कर रहे हैं, तो गृह युद्ध की स्थिति है। और जैसे आपका अभी 1984 में जो सिखों ने अलग खालिस्तान की मांग की थी, तो ये सारे क्या है, पाकिस्तान में बलूचिस्तान की मांग उठ रही है। तो ये क्या है, वर्तमान समय की युद्ध युद्ध इस तरह के हो गए हैं। जॉन मलिक की रचना डेवलपमेंट इन मॉडर्न वॉरफेयर में लिखता है कि वर्तमान राज्य का स्वरूप 3 स्तर का है। इसमें वे राज्य आते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप व्यवहार करते हैं और सामाजिक आर्थिक कल्याण में विश्वास करते हैं, ठीक है ना। उदाहरण के लिए पश्चिमी देश, पश्चिमी देश क्या है, वो क्या कहते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय, जैसे यूएनओ महासभा, आपका सुरक्षा परिषद, उनके अनुरूप कार्य करते हैं। भाई जैसा उन्होंने कहा, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं उन संस्थाओं पे इन्हीं का ही अधिकार है। तो जब ये कानूनी यही बना रहे हैं तो ये पालन उनके अनुरूप करेंगे ही करेंगे, ठीक है ना। और सामाजिक आर्थिक कल्याण में विश्वास करते हैं, ठीक है। दूसरे वे राज्य हैं जो कुछ समय के लिए स्थायित्व धारण करते हैं और कुछ समय के लिए अस्थायित्व। ये पाकिस्तानी होगा, ये चोट्टा पाकिस्तानी होगा, है ना। कभी सैनिक शासन लग जाएगा, और कभी क्या होगा कि लोकतांत्रिक बन जाएगा। बहरूपिया, बहरूपिया कह दो इसको, बहरूपिया, बहरूपिया अर्थात जिसके कई सारे रूप होते हैं। तो पाकिस्तान क्या है, बहरूपिया है। तीसरे वे राज्य आते हैं जहाँ केंद्रीय सत्ता अपनी पहुंच और शक्ति खो चुकी होती है, और तथा जहाँ राज्येतर संगठन कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए इराक। तो इसमें क्या होता है कि भाई जो केंद्रीय सत्ता होगी ना, वो अपनी ताकत खो चुकी होती है, और जो छोटे छोटे संगठन होते हैं, आतंकवादी संगठन होते हैं, वो कार्य करने लगते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह के इन्होंने, ग्रेग सिंडर और जॉन मलिक ने बताया है कि राज्य का 3 तरह का स्वरूप है। आतंक के विरुद्ध युद्ध, ठीक है, तो इसको एक बार देख लेते हैं। 11 सितंबर 2001 के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने आतंक के विरुद्ध नारा दिया। अमेरिका ने अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया, जिसे ऑपरेशन ड्यूरिंग फ्रीडम का नाम दिया गया था। ये याद रखना, ये पूछ लेगा ऑपरेशन ड्यूरिंग फ्रीडम किस देश ने चलाया था, ठीक है ना। तो और किस देश के विरुद्ध चलाया गया था, तो इसे अमेरिका ने चलाया था। और किसके विरुद्ध चलाया था, अफगानिस्तान के विरुद्ध। और किसके लिए, आतंकवाद को समाप्त करने के लिए। वर्ष 2000 में अमेरिका राष्ट्रपति बुश ने दुष्ट राज्यों की धुरी का विचार दिया। दुष्ट राज्य में कौन है, ईरान, इराक, उत्तर कोरिया, ठीक है। वर्ष 2003 में अमेरिका ने इराक के ऊपर आक्रमण किया, जिसे दूसरा खाड़ी युद्ध के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1991 में पहला खाड़ी युद्ध हुआ। तो कई बार मिलान करने में आ जाता है, क्या करता है, मिलान करने में आ जाता है कि पहला खाड़ी युद्ध, ठीक है, लिख देगा आपको 2003, दूसरा खाड़ी युद्ध तो 1991 91। और ऐसी कोई लगा होगा तो आपको ऐसे करके मिलान करने के लिए दे देगा, तो आप याद रखना, ठीक है। अब इसका नाम क्या था, 1991 में पहला खाड़ी युद्ध हुआ था, उसका नाम क्या था, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। तो इसको याद रखना कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किससे संबंधित है, तो यह है पहला खाड़ी युद्ध से संबंधित है, ठीक है। माइकल वाल्जर ने न्यायपूर्ण युद्ध की संकल्पना का विकास किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा पूछेगा, न्यायपूर्ण युद्ध की संकल्पना का विकास किसने किया, तो माइकल वाल्जर ने किया। माइकल वाल्जर ने जस्ट एंड अनजस्ट वार अ मॉरल आर्ग्यूमेंट विथ हिस्टोरिकल इलस्ट्रक्शंस 1977 पुस्तक इन्होंने लिखी थी। लियो स्टास ने वार एंड पीस पुस्तक लिखी। विलियम कोहेन ने सैनिक क्रियाकलापों को, क्रांति को युद्ध के रूप में वर्णित किया। इन्होंने मतलब इन्होंने क्या कहा कि भाई जो सैनिक क्रियाकलाप हैं वो उसको उनको युद्ध के रूप में वर्णित किया।
RMA का अर्थ होता है रिवॉल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर। उदाहरण के लिए माली में इस्लाम कट्टरवादी जिनको अलकायदा का समर्थन प्राप्त था, जो सत्ता पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे थे, ठीक है ना। शस्त्र नियंत्रण हथियारों के प्रसार को नियंत्रित करना। अब इसके बारे में हम समझेंगे। ये क्या है, निशस्त्रीकरण का विचार क्या है, आदर्शवादी। आपसे कोटेशन पूछ लेगा, निम्नलिखित में से कौन सा आदर्शवादी विचारधारा है, ठीक है ना। ठीक है, कौन सी आदर्शवादी विचारधारा है, जैसे युद्ध, राष्ट्रीय हित, शक्ति अर्जित करना। तो ये कौन कौन सी है, ये सारी क्या है, ये आपकी यथार्थवादी विचारधारा है। लेकिन निशस्त्रीकरण क्या है, आदर्शवादी विचारधारा है, आदर्शवादी है, जिसके अनुसार समूचे विश्व के सभी प्रकार के हथियार क्या होने चाहिए, समाप्त होने चाहिए। ये सभी प्रकार के हथियारों का क्या करता है, विरोध करता है, उनका हथियारों का समर्थन नहीं करता है साथियों। शस्त्र नियंत्रण की आवश्यकता तब बढ़ गई जब शीत युद्ध के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन ने क्या दिया, स्टार वॉर का नारा दिया। इसी संदर्भ में पारस्परिक सुनिश्चितता विनाश, मैड की संकल्पना आई, ठीक है ना। इसी परिस्थितियों तथा परमाणु हथियारों के विकास को देखते हुए विश्व में शस्त्र नियंत्रण को आवश्यक किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर ने शांति के लिए परमाणु का नारा दिया। किसके लिए, शांति के लिए परमाणु का नारा दिया, जो कि आइजनहावर ने 1953 में प्रस्तुत किया था। अब क्या युद्ध को रोकने के लिए क्या क्या प्रयास हुए हैं, तो वो देख लेते हैं। पीटीबीटी, पार्शियल बैन ट्रीटी 1963, आंशिक परमाणु प्रशिक्षण निषेध संधि है, ठीक है ना। इसके अंतर्गत क्या था, भूमिगत परमाणु परीक्षण के अलावा अन्य सभी प्रकार के परमाणु परीक्षणों पे प्रतिबंध लगा दिया गया था, ठीक है ना। भूमिगत परमाणु को छोड़ के जितने तक की, चाहे वो जल में हो, वायु में हो या जमीन के ऊपर हो, जमीन के ऊपर ठीक है ना, उस पे हो, तो उसका प्रतिबंध लगा दिया गया था। हमने 1999 में कहाँ किया था, हमने भूमिगत किया था, भूमिगत, है ना। तो जब सवाल उठाया जाता है पीटीबीटी के ऊपर, तो यही चीज था। इस पे भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया था, हस्ताक्षर नहीं किया था। परमाणु अप्रसार संधि 1968, ठीक है ना, ये गलत लिखा गया हुआ। परमाणु अप्रसार संधि 1968, दुनिया में परमाणु हथियारों की रोक के लिए 1968 में एक नई संधि आई, जिसका नाम था परमाणु अप्रसार संधि। परमाणु क्षमता का शांतिपूर्ण प्रयोग, परमाणु अप्रसार को बढ़ावा देना, समूचे विश्व में परमाणु हथियारों की समाप्ति इसका उद्देश्य था, ठीक है ना। अब परमाणु का शांतिपूर्ण प्रयोग का तात्पर्य क्या है कि परमाणु क्षमता से बिजली भी उत्पन्न की जा सकती है और विकास किया जा सकता है ना। तो ये था। दूसरा, परमाणु अप्रसार को बढ़ावा देना, कि भाई परमाणु को ज्यादा, परमाणु बम का अप्रसार था ये बेसिकली, ठीक है ना। समूचे विश्व को परमाणु हथियारों की समाप्ति इसका उद्देश्य था। सॉल्ट 1972, सामरिक हथियारों को प्रतिबंध करने की संधि थी ये। सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य हुई थी। रासायनिक व जैविक हथियारों पर नियंत्रण करना इसका उद्देश्य था। 1972 में 100 देशों से ज्यादा देशों ने जैविक हथियारों के समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके अंतर्गत जैविक हथियारों का उत्पादन, विकास और नियंत्रण प्रतिबंधित कर दिया गया था। प्रक्षेपास्त्र विरोधी संधि, अब ये 1972 में हुई थी। यह अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य समझौता था, जो अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने से संबंधित था, ठीक है ना। स्टार्ट 1, स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी, सामरिक हथियारों की कटौती का समझौता। यह समझौता अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य हुआ। यह संधि 2009 में समाप्त हो गई है, ठीक है ना। स्टार्ट 2, 1992, जल संधि, अमेरिका व रूस के मध्य हुई है ये भी। तो आपसे पूछ लेगा कि स्टार्ट 1 किसके मध्य हुआ, स्टार्ट 2 किसके मध्य हुआ। MTCR, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेगा। MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम, ये मिसाइल नियंत्रित तकनीक नियंत्रण व्यवस्था की से संबंधित है। यह अनौपचारिक संधि है। अब ये दोस्तों क्या है ना कि भाई MTCR, अगर आप MTCR के सदस्य नहीं है ना, तो आप अगर 400-300 किलोमीटर से ज़्यादा मारक क्षमता वाली मिसाइल खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, तो आप नहीं, ना तो बेच सकते हैं ना खरीद सकते हैं। लेकिन आप MTCR के सदस्य हैं तो आप 400, 500, 600, फिर चाहे जितनी मर्जी ज़्यादा रेंज वाली मिसाइल खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। और भारत इसका क्या है, सदस्य है।
और चीन इसका सदस्य नहीं है। और MTCR की सदस्यता लेने के लिए चीन को क्या करना होगा, चीन को जितने भी MTCR के सदस्य हैं ना, उनका वीटो चाहिए होगा, उनकी मतलब उनका समर्थन चाहिए होगा। और भारत इसमें समर्थन नहीं देता, चीन को मना कर देता है, ठीक है तू मेरे को वहां नहीं देगा, सोवियत संघ में उसमें नहीं देगा, सुरक्षा परिषद में नहीं देगा, मैं तुम्हें MTCR में नहीं दूंगा। FMCT 1992 फ्यूजन मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी, यह विखंडन इन पदार्थों की कटौती से संबंधित समझौता है। यह समझौता संयुक्त महासभा में पारित हुआ था। ये विखंडित पदार्थों के उत्पादन पर रोक लगाता है, ठीक है। CTBT 1996 कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, यह व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि है। संधि कोई भी राज्य किसी भी प्रकार का कभी भी कहीं भी परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता, और भारत ने इसका स्वीकार नहीं किया है, ठीक है ना। इस तरह की संधि पे नहीं करता, या तो भाई किसी के पास नहीं रहेगा परमाणु अस्त्र, या फिर आप ऐसी बातें मत करो। परमाणु प्रसार रोकने के उपाय। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह, इनकी स्थापना 1974 में हुई थी। इसे लंदन क्लब के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। इसके अंतर्गत 46 देश शामिल हैं, जिनमें NPT संधि पर हस्ताक्षर किए। जो NPT पे हस्ताक्षर किया है वही इसका सदस्य होगा। उन्हीं को परमाणु ईंधन और तकनीकी प्रदान करते हैं। फिर INF मध्यकारी परमाणु शक्ति समझौता 1987 में हुआ था। रूस, ये क्या है, रूस और अमेरिका के मध्य हुआ था। ये अमेरिका, दोनों ने पूर्वी यूरोपीय देशों में जो सेना तैनाती है ना, उसको लेकर इन्होंने किया था। में सेना की तैनाती नहीं करेंगे। वाजीनार समूह जो है, इस समूह की स्थापना 1996 में हॉलैंड में हुई थी। इसके 40 सदस्य हैं। उद्देश्य परंपरागत हथियारों के निर्यात तथा दोहरे तकनीक इस्तेमाल पर रोक लगाना है। तो ये था, बस यही था दोस्तों। एक्चुअली ये जो PPT है ना, ये टाइप करती है एक शिवानी नाम की लड़की है, शिवानी। तो वो भी मेरे मतलब इस प्रोफेसर की क्लास का एक हिस्सा है। वो टाइप करती है, वो बेचारी मेहनत करती है। वो कहती है सर मैं आपके लिए टाइप करूँगी। तो वॉइस टाइप का यूज़ करती है वो, उसके पास वो सॉफ्टवेयर है। तो कई बार ऐसा है कि वॉइस से जब आप टाइपिंग करते हैं तो वो कुछ चीज़ों को गलत वो कर लेता है, और फिर वो उसी तरह से टाइप कर देता है। तो मैं इस अपनी अपनी तरफ से, अपनी टीम की तरफ से आप लोगों से क्षमा चाहूँगा कि भाई आप लोगों को दिक्कत हो जाती है, मैं समझता हूँ। मुझे दिक्कत हो जाती है कई बार समझने में, तो माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। लेकिन दोस्तों हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को जितना अच्छा हो सके उतना बेस्ट दे सकें, अच्छा समझा सकें, और कोशिश हमारी यही रहेगी। और आप लोगों को कुछ नहीं करना है दोस्तों, यही करना है, ठीक है ना। 500 प्लस करने हैं दोस्तों, ठीक है ना, 500 प्लस, ठीक है। ये करना है, मैं पूरा करवाऊंगा। इसके बाद फिर देखते हैं कौन सा कोर्स लेके आना है। लेकिन जब आप 500 लोग हो जाओगे ना, और जब आप वोट दोगे ना, तब मजा आएगा। जब से 300 लोग कहेंगे सर कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स करवाओ, 250 लोग कहेंगे नहीं सर वो करवाओ, थ्योरी करवाओ, तब मजा आएगा ना, तब मजा आएगा। चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।